हेलो हेलो। नमस्ते जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, ठीक है, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथी आ चुके हैं जी, ठीक है। नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक है, आप सभी साथी आ चुके हैं, सभी साथी बढ़िया हैं, अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास हैं। विज्ञान बैच, और इसमें हमारी राज व्यवस्था चल रही है भैया। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने कल ही स्टार्ट कर दिया था ना, तो इसलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, और संसदीय व्यवस्था क्या होती है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रज्ञान बैच है, और प्रज्ञान बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, हमेशा हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। और ध्यान रखना, एक छोटी सी सीख मैं देकर जा रहा हूं। आप चाहे कितने भी नकारात्मक रूप से ग्रसित क्यों ना हो, लाख आपके चारों तरफ आपके साथ कितनी भी कमियां, कितनी भी बुराइयां क्यों ना चल रही सही, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि आपके मुंह से जो शब्द निकले वो पॉजिटिव निकले, है ना, क्योंकि पॉजिटिव शब्दों का अपना एक अलग ही महत्व होता है। ओके, मैम ठीक है बेटा, है ना, अच्छी हैं। और कल से उन्हें फायदा है, कल से उन्हें रिलीफ है। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों, आप लोग बहुत प्यार करते हो। और वास्तव में आपके प्यार को मैं जो है ना शब्दों में नहीं बता सकता। और मैं आपको एक और बात बताऊं मेरे बारे में, मैं ठीक है ना, आपको एक बात बता रहा हूं, मैं जो भी चीज बोलता हूं ना, मैं बिल्कुल मन से बोलता हूं, अपने पूरे दिल से बोलता हूं, क्योंकि मैंने जीवन में कभी फॉर्मेलिटी करना सीखा ही नहीं। और मैं दिल से बोल रहा हूं कि आप सभी वास्तव में बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। ठीक है, बहुत मासूम हो, बहुत छोटे छोटे बच्चे हो अभी आप लोग, बहुत अच्छे हो आप लोग। ठीक है, तो प्रज्ञान बैच भारतीय संविधान के स्रोत पर चल रहे थे। हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है वो सारी चीजें हमने देख ली थी, आई थिंक। ठीक है, कंप्लीट कर ली थी ना। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था ली। इस संसदीय व्यवस्था में हमने द्विसदनवाद लिया, मतलब दो सदन होने का कॉन्सेप्ट लिया। ठीक है, इसके अलावा संसदीय व्यवस्था होती क्या है ये मैंने आपको बताया, कि किस तरह से निम्न सदन में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत होगा वह अपनी सरकार बनाएगी। तो किस तरह से निम्न सदन में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत होगा, ठीक है, वह पॉलिटिकल पार्टी बच्ची अपनी सरकार बनाती है। ठीक है, और वह सरकार होती है, सरकार, ठीक है, शासन का संचालन करने के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण करती है। वही मंत्री परिषद कार्यपालिका है, और वह कार्यपालिका जो है वह विधायिका के प्रति, या फिर वह मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये हमने देख लिया था, है ना, यहां तक। क्या मैंने ब्रिटेन के संविधान के सभी स्रोत आपको बता दिए थे? थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्या बेटा मैंने ब्रिटेन के संविधान के सभी स्रोत आपको बता दिए थे? ठीक है, नहीं बताए शायद, तो मैं लिख देता हूं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है भैया जी, ली संसदीय व्यवस्था, वो मैंने आपको बता दी, संसदीय व्यवस्था। अब देखो, आप लोग इस बात में कंफ्यूज होंगे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संघीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था, दोनों में अंतर क्या होता है। आप कंफ्यूज होंगे, है ना, इस बात को आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है, देखिए, एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य और केंद्र के बीच में कैसा संबंध होगा, वो संघीय व्यवस्था है। कि भाई राज्य और केंद्रों के बीच में कैसा संबंध है, तो सब संबंध ऐसा है कि विभिन्न राज्यों से मिलकर संघ बनेगा। इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये हमारी संघीय व्यवस्था है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगर इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा मेरे प्यारे बाबू, तो भैया इन राज्यों को ना तो भारत संघ से अलग होने का कोई अधिकार है, और ना ही हमारा संघ जो है वह विभिन्न राज्यों के बीच समझौते का कोई परिणाम है। ये हो गई संघीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था क्या है कि भैया संसदीय व्यवस्था में कि जो कार्यपालिका और विधायिका है, ठीक है, उनकी संरचना कैसी है।
भैया कार्यपालिका का चुनाव कहां से होगा, कार्यपालिका के लोग कहां से आएंगे, कार्यपालिका की संरचना कैसी होगी, और जो विधायिका है उसके लोग कहां से आएंगे, उसकी संरचना कैसे होगी। विधायिका कार्यपालिका में आप डिफरेंसेस समझते हो कि विधायिका कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था है और कार्यपालिका उन्हीं कानूनों के आधार पर शासन करने वाली, उन कानूनों को लागू करवाने वाली संस्था है कार्यपालिका। ठीक है, तो उनके बीच के रिलेशंस कैसे होंगे। ठीक है, ये दोनों संस्थाएं जो है इनका फॉर्मेशन, इनका गठन कहां से होगा, ये संसदीय व्यवस्था बताती है। और कल मैंने बताया था कि भैया कार्यपालिका विधायिका में से ही आएगी। बात समझ में आ रही है, कार्यपालिका विधायिका में से ही आएगी। कार्यपालिका कोई एक ऐसी संस्था नहीं है कि जिसका अलग से चुनाव हो रहा हो और हमारे यहाँ विधायिका का अलग से चुनाव हो रहा हो, नहीं। विधायिका में दो सदन है, मतलब संसद में दो सदन है। जो निम्न सदन है, निम्न सदन में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत है, वो अपनी सरकार बनाता है। आप राज्यों में देख लो, चाहे आप बेटा केंद्र में देख लो, असली मारामारी तो बहुमत की है ना। बोलो, असली मारामारी बहुमत की है। और इस बहुमत के चक्कर में पता नहीं बच्चे, ठीक है, क्या क्या झूठे झूठे वादे करने पड़ते हैं, कितना झूठा झूठा दिखावा करना पड़ता है। बस इसी बहुमत के चक्कर में सारी बातें हैं। तो संसदीय व्यवस्था ली, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया हमने, संसदीय व्यवस्था ली हमने, द्विसदनवाद लिया, द्विसदनवाद, इसको कहेंगे बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म, ठीक है ना, द्विसदनवाद क्या कहेंगे इसको, बाई कैमरलिज्म कहेंगे। चलो, हमने बच्चे द्विसदनवाद लिया, ठीक है, मतलब दो सदन होंगे, ये कॉन्सेप्ट लिया, संसदीय व्यवस्था और द्विसदनवाद। इसके अलावा हमने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी मैंने बताया था। कोई भी आपसे पूछे कि भाई क्या होती है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, तो बोलना कि कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। कानून बनाने की शक्ति, अंतिम शक्ति संसद के पास है। संसद सामान्यतः संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर तो कानून बनाती ही है। कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जहां पर संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाती है। तो वह संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर तो संसद कानून बनाएगी। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं, कुछ ऐसी अवस्थाएं भी हैं हमारे संविधान में जिनका उल्लेख किया गया है कि जहां पर वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की क्षमता रखती है। तो संसदीय प्रभुता है, हाँ, लेकिन संसदीय प्रभुता होने के बावजूद भी न्यायिक सर्वोच्चता है। मैंने भारतीय संविधान की विशेषताओं में बताया था कि बेशक संसदीय प्रभुता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता है। वो कैसे न्यायिक सर्वोच्चता है बाबू, मैं आपसे पूछता हूं कि वो न्यायिक सर्वोच्चता है कैसे, जरा इसे बताइए। तो वो न्यायिक सर्वोच्चता कुछ इस तरह से है कि संसद ने कोई भी कानून बनाया, लेकिन वह कानून संविधान सम्मत है अथवा नहीं, वह कानून किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, वह कानून हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे के अंग नहीं है, तो अंतिम रूप से इसको रिव्यू करने का अधिकार किसके पास है, जुडिशरी के पास है। लेकिन फिर भी आप लिखेंगे कि हमने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, संसदीय प्रभुता ब्रिटेन के संविधान से ही ली है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब एक बहुत बड़ी डिबेट होती है, एक बहुत बड़ी डिबेट होती है, और मैं क्या बताऊं कि आपको कि आप लोग भी वास्तव में, ठीक है, अभी छोटे हो, ठीक है ना, और ये गलती, ठीक है, सबकी है, टीचर्स की भी है कि वो बहुत ज्यादा एक रिसर्च करके आती नहीं है, किताबों से पढ़ लिया ऊपर ऊपर से और फिर उन्होंने बोल दिया। ठीक है, मैं इसमें आप लोगों की क्या गलती मानूं। एक आता है कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया, भाई हमने कहीं से नहीं लिया यार राष्ट्रपति का पद। ना तो हमारा राष्ट्रपति यूएस के जैसा, ठीक है, वहां का जो राष्ट्रपति है वो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव है। वहां का राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होने के साथ साथ वास्तविक कार्यपालिका है भाई। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र कार्यपालिका है, उसका नाम मात्र का महत्व है। तो यूएस से तो हमने नहीं लिया, और ना ही यार हमने अपने राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया। क्यों, ब्रिटेन में कोई राष्ट्रपति होता है, अरे वहां का हेड ऑफ स्टेट, वहां का क्राउन होता है, और वहां का क्राउन वंशानुगत होता है। क्या उसके लिए कोई चुनाव होते हैं, नहीं होते। हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति के लिए चुनाव होते हैं ना बाकायदा यार, लेकिन चुनाव होते हैं, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, निर्वाचक मंडल बनता है, निर्वाचन की एक पद्धति होती है, रीति होती है। तो भाई ना तो हमने अपना ये राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया ना अमेरिका से लिया, मैं बार बार बता रहा हूं तुमको। ठीक है, हाँ, राज्य अध्यक्ष जो हेड ऑफ स्टेट है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, देखो उसका नाम मात्र का महत्व है। ये वाली जो पद्धति है स्पेशली, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो राज्य अध्यक्ष का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होना, हेड ऑफ स्टेट का
राज्याध्यक्ष का नाम मात्र की कार्यपालिका। और मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं कोई भी बात बोलता हूं ना, जब कोई भी बात मैं लिखवाता हूं, ठीक है, देखो मैं एक जगह कमजोर हूं, मैंने आपको पहले भी बताया फैक्ट में, ठीक है, जैसे 4 तारीख, 14 तारीख, 19 तारीख, 29 तारीख, ठीक है, मैं भूल जाता हूं, ठीक है, ये मेरी बचपन की आदत है। और इसके पीछे मुझ पर बहुत डांट भी पड़ती है, जैसे मैं कि अपनी शादी की सालगिरह भूल जाता हूँ कि 2 को थी कि 3 को है ना। और हर बार भाई साहब ऐसा ही होता है। अब मैं सामने वाले से कैसे पूछूं कि मैंने कि बताओ 2 को है 3 को है, और मैं हर साल भूलता हूँ, और इसी चक्कर में बर्थडे भूल जाता हूँ मैं, है ना। तो वो डेट के साथ मेरे साथ लोचा है, लेकिन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को मैं कॉन्सेप्ट की सतह तक जाने पर आपको समझा दूंगा कि वो क्या है, ठीक है ना। और ये आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ लो, मेरी बात को, कि भैया जी, राज्य अध्यक्ष की नाम मात्र कार्यपालिका होना, हेड ऑफ स्टेट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हेड ऑफ स्टेट क्या है? एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नाम मात्र कार्यपालिका है। नाम मात्र कार्यपालिका का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? मैं आपको बताता हूं। नाम मात्र कार्यपालिका ठीक वैसा ही होता है कि कई घरों में होता तो ये है, बाहर से दिखता तो ऐसे है कि जैसे शादी का कोई निमंत्रण आएगा तो उस घर के सबसे बड़े जो पुरुष मुखिया हैं उनके नाम से आएगा शादी का निमंत्रण। लेकिन बाहर समाज में बुलाना होगा किसी को तो जो सबसे बड़े पुरुष मुखिया हैं उनके नाम से उनको संबोधित किया जाएगा, होता है। तो बाहर से देखने पर ये लगता है कि मुखिया पुरुष ही है, पितृसत्तात्मक समाज है तो मुखिया पुरुष ही होता है, वो भी सबसे ज्येष्ठ पुरुष जो होता है। जब तक दादाजी जीवित रहते हैं पिताजी के नाम से कार्ड नहीं आते, जब दादाजी का स्वर्गावकाश हो जाता है तो फिर पिताजी के नाम से कार्ड्स आने लगते हैं, लेकिन फिर पिताजी का नाम जो है समाज में हो जाता है क्योंकि दादाजी स्वर्गवासी हो गए, ठीक है ना बच्चे। और ठीक है, पिताजी के रहते रहते आपके नाम का कभी कार्ड नहीं आ सकता, ठीक है, आपका नाम कभी समाज में, ठीक है, आपके नाम से आपको संबोधित नहीं किया जाएगा, तो हमेशा आपके परिवार को रिप्रेजेंट किया जाएगा आपके पिताजी के नाम से। ये पितृसत्तात्मक समाज है कि परिवार का जो पुरुष मुखिया होगा सबसे बड़ा ज्येष्ठ, ठीक है, उसके नाम से समाज में संबोधन होगा आपके परिवार का। तो दूर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि, ठीक है ना, कि भैया जी जो है ना, जो परिवार का मुखिया है वो पुरुष है, ठीक है, पुरुष की ही चलती है, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। पितृसत्तात्मक सोच के आधार पर मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन अंदर कुछ और नजारा होता है। और वो अंदर कुछ और नजारा क्या होता है कि सारी शक्तियां अपने हाथों में ली हुई होती है माता जी। बात समझ में आ रही है? तो सारी शक्तियां अपने हाथों में ली हुई होती है माता जी, ठीक, माता जी के पास है। तो बस वो ये है कि दूर से देखने पर लगता है कि अध्यक्ष जो है हमारे राज्य का, जो हेड ऑफ स्टेट है हमारे राज्य के, मतलब जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक संवैधानिक प्रमुख है। लेकिन जब हम अंदर घुसते हैं अपने संविधान में पाते हैं कि वो वास्तविक संवैधानिक प्रमुख नहीं है, वो केवल नाम मात्र के प्रमुख है। वो नाम मात्र के प्रमुख है, जैसे पिताजी थे। क्लियर है ये बात, आई समझ में? तो भैया जी, राज्याध्यक्ष का नाम मात्र का कार्यपालिका होना। इसके बाद एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। इसको आप समझ लो कि एकल नागरिकता क्या होता है। अब बेटा मुझसे ये मत कहो कि उन सर ने ऐसा पढ़ाया था, उन सर ने सर ये बताया था, नहीं, ठीक है, ऐसे मुझसे मत बोला करो आप, ऐसे मुझसे मत बोला करो, ठीक है ना, ये बात मत कहा करो मुझसे, ठीक है। मैंने आपको अपना पक्ष बता दिया बस, ठीक है, कंट्रोवर्सी बे मतलब के बेवजह, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, भैया ये क्या होती है एकल नागरिकता? सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है? सिंगल सिटीजनशिप से क्या तात्पर्य होता है जी? सिंगल सिटीजनशिप से क्या तात्पर्य होता है बच्चे? तो जैसे आप अमेरिका में जाएंगे, देखिए अमेरिका में मुझे 2 बार जाने का मौका मिला अमेरिका में। अमेरिका में वहां के जो लोग हैं वो पहले अपनी पहचान अपने प्रांत के नाम पर बताते हैं कि वो ऊटा के हैं, कैलिफोर्निया के हैं, नवादा के हैं, फ्लोरिडा के हैं, मतलब देखो उनके लिए सबसे पहले उनका प्रोविंस है, उनका प्रांत है, तो प्रांत उनकी पहली पहचान है। और उसके बाद फिर वह यूएस के सिटीजन है, मतलब वो यूएस के सिटीजन होने के आधार पर तब वह भैया इस बात को नोटिफाइड करते हैं जब वो किसी और दूसरे देश में जाते हैं। जैसे अगर कोई, अब मैं आगरा में रहता हूँ, ठीक है, यूएस भी 1-2 बार गया हूँ, तो अब मैं वहां पे गया हूं तो वहां पे जो मेरे मित्र वगैरह बने यूएस वगैरह में, तो वो कभी आगरा आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, 2-3 बार आगरा आए हैं। बस समझ में आ रही? तो ऐसी स्थिति में पहले से ही हम लोग, ठीक है, कांटेक्ट कर लेते हैं मेल वगैरह पे, उनके साथ घूमना फूमना। तो जब हम उनके साथ घूमेंगे तब वो बोलेंगे कि, ठीक है ना, तब वो दिखाएंगे कि हम यूएस के हैं, किसी बाहरी व्यक्ति को, किसी विदेशी को दिखाएंगे कि भैया वो यूएस के हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उनके देश में होते हो तो उसके बाद, ठीक है, उनकी जो पहचान होती है वो उनके प्रांतों के आधार पर होती है, उनके राज्यों के आधार पर होती है, और वहां पर
ठीक है जी बेटा। तो उनकी जो पहचान होती है वो उनके प्रांतों के आधार पर होती है, और वहां पर भी वो अपने आप को इसी तरह से दिखाते हुए मिलेंगे। जब विदेश में जाएंगे, किसी दूसरे देश में जाएंगे, तब वो यूएस सिटीजन है। लेकिन तब आप उनसे पूछेंगे तब वो नहीं बताएंगे कि वो नेवादा के हैं, ऊटा के हैं, कैलिफोर्निया के, फ्लोरिडा के, तब वो बोलेंगे यूएस। तो मतलब कहने का आशा क्या है कि बेटा वहां पर प्रांतों की भी नागरिकता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, आप में से मोस्टली लोग उत्तर प्रदेश के हैं, तो अगर दोहरी नागरिकता होती तो आप पहले उत्तर प्रदेशियन होते, उसके बाद आप इंडियन होते। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा बिहार का है तो वो पहले बिहारियन होता, उसके बाद वो इंडियन होता। तो ये दोहरी नागरिकता होती है। तो हमारे यहाँ पर केवल संघ की नागरिकता है भैया, प्रांतों की कोई नागरिकता नहीं है, केवल संघ की नागरिकता है। तो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद प्रीरोगेटिव रिट्स, परमाधिकार रिटें। ये जो प्रीरोगेटिव रिट्स होती हैं, ये जो परमाधिकार रिटें होती हैं बच्चे, प्रीरोगेटिव्स रिट, ये होती है हमारी मंत्रिपरिषदीय व्यवस्था में। जब मंत्रिपरिषद को अधिकार होता है कि वह कानूनों को लागू करने के संबंध में, ठीक है, रेडिकल डिसीजन ले सकती हो। जब मंत्रिपरिषद के पास ये राइट होता है कि कानूनों को लागू करने के संबंध में, जब मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री रेडिकल डिसीजंस लेता है, तो उसको बोलते हैं कि वो प्रीरोगेटिव रिट्स हैं। उनके पास इस बात का परम अधिकार है, अधिकार भी नहीं, परमाधिकार। जैसे सुंदरी परम सुंदरी, मतलब सुंदरी से भी ज्यादा, तो ऐसी अधिकार परमाधिकार, ठीक है, अधिकार से भी बड़ा अधिकार है, परमाधिकार है। ठीक है सर, परमाधिकार है। इसके अलावा एक हमने जो हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम है, आप कहेंगे सर पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है बच्चे? तो हमारा जो पूरा मंत्री मंडलीय व्यवस्था है हमारे यहाँ, मैं आगे पढ़ाऊंगा क्या होती है, जब संसद पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो बेटा हमारे यहाँ जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, ठीक है, इसको आप बोलेंगे पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम ये एक्चुअली कहीं ना कहीं हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया। ये पोर्टफोलियो सिस्टम जो ब्रिटेन के संविधान से लिया है, इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1861 के परिषद अधिनियम में। ठीक है, सबसे पहले 1861 के परिषद अधिनियम में आया था। 1861 के परिषद अधिनियम से फिर ये आगे चलता रहा, कंटिन्यू होता रहा। लेकिन 1861 के परिषद अधिनियम में भी कहां से आया था बाबू? ये ब्रिटेन से आया था। ठीक है, ये वहां पर भी ये ब्रिटेन से आया था। ठीक है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये मुख्य मुख्य प्रावधान हो गए, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आपके लिख दिए हैं, जो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है, ये मेन मेन प्रोविजंस हो गए। अब नेक्स्ट आगे चलेंगे, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, चलो आइए अब आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे अमेरिका का संविधान, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, अब कोई आपसे ये कहने लगे, देखो जैसे हमारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारे संविधान पर आरोप लगता है कि संविधान निर्माताओं ने देखो अपना क्या किया है, उन्होंने कट कॉपी पेस्ट किया है, तो हमारा संविधान उधार का थैला है। ठीक वैसे ही जो कहे ये, जैसे कि आपके सिलेक्शन होने के बाद मैं कहने लग जाऊं कि आपने क्या मेहनत की है ना, आपने क्या मेहनत की है। आपने कोई मेहनत थोड़ी नहीं की, मेहनत तो एक्चुअली राहुल तेवतिया सर ने की, मेहनत तो राहुल शर्मा सर ने की, संदीप चौधरी सर ने की, मेहनत तो दिग्विजय ने की जो आपको पढ़ाया। आपने क्या मेहनत की? ठीक है, तो बोलो, तो भैया एक बात बताओ, दिग्विजय, राहुल तेवतिया या फिर राहुल शर्मा या फिर संदीप चौधरी सर ने, बेटा इन सारे गुरुजनों ने तो उनको भी पढ़ाया था जो सिलेक्शन नहीं ले पाए। बोलो, हमने तो सभी को समान रूप से पढ़ाया। ये मेरा लेक्चर सभी लोग समान रूप से सुन रहे होंगे, ऐसा तो नहीं किसी को ज्यादा सुनाई दे रहा होगा, किसी को कम। वो जो 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, वो हमारे, ठीक है, देश के स्वतंत्र होने के साथ साथ जो विश्व के अन्य देश भी स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने भी तो बेटा विश्व के इतने ही देशों के संविधानों का अध्ययन किया होगा, उन्होंने भी तो अपना संविधान बनाया होगा। वह जो पाकिस्तान है, ठीक है, उसके पास भी तो ऑप्शन था कि वो भी ऐसा संविधान बना ले, लेकिन वहां पर आप देख लो शासन व्यवस्था कैसी है। कभी मिलिट्री शासन स्थापित हो जाता है, कभी वहां का प्रधानमंत्री जेल में हो जाता है, ठीक है ना, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। हमारे यहाँ पर ऐसा हुआ है नहीं। ठीक है, तो इसका क्रेडिट जाता है हमारे संविधान निर्माताओं को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी ना मेरे प्यारे बच्चे, एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी कि हमारे यहाँ कभी नेपाल और भूटान जैसा हो नहीं सकता, जैसे नेपाल में और श्रीलंका में हुआ है ना, ऐसा हमारे यहाँ नहीं हो सकता यार। बस समझ में आ रही? क्योंकि इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है कि हम लोगों को इतने आदर्श और हम लोगों को इतने ड्यूटीज बता दिए गए कि हम उस लेवल पर जाके प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते।
हम उस लेवल पे जाके प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते, हम ऐसे हैं। हम अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे नहीं उतर सकते। ठीक है, चाहे ठीक है कोई हमारे साथ कितना भी गलत करके क्यों ना चला जाए, अपनी किस्मत को कोस लेंगे। ये है हमारे साथ। तो आज ठीक है चलिए अमेरिका के संविधान के बारे में बात करते हैं। तो हम सब जानते हैं भैया कि अमेरिका के संविधान से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, मौलिक अधिकार लिए हैं। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें मैं बड़े उससे समझाऊं आपको। फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए हैं। मौलिक अधिकार भैया क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स? है, सवाल उठता है कि बाबू होते क्या है मौलिक अधिकार? फंडामेंटल राइट्स एक ऐसे अधिकार होते हैं कि भैया ये व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो व्यक्ति सभी प्रकार की असुरक्षाओं से मुक्त होकर अपने विकास करने की तरफ ध्यान देता है। ठीक है, मतलब राज्य व्यक्ति को सीमित नहीं कर सकता, राज्य व्यक्ति को मनमाने तरीके से ठीक है उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। तो राज्य के अगेंस्ट व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, राज्य के अगेंस्ट व्यक्ति को प्राप्त होते हैं मेरे प्यारे बाबू। अगर ये राज्य के अगेंस्ट व्यक्ति को प्राप्त है तो फिर ठीक है व्यक्ति अपनी उन्नति करेगा, व्यक्ति स्वतंत्रता समानता ठीक है इन अधिकारों का यूज करेगा, ठीक है अपने नैतिक आध्यात्मिक अपने भौतिक विकास के लिए। देखो हर कोई विकास करना चाहता है, हम सब यहाँ पर विकास करने के लिए तो आए हैं कि भैया पढ़ लिख गए दरोगा बन गए घर के हालात सुधर जाएंगे। ये हकीकत बात है ना, ये हकीकत बात है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, एक बात ईमानदारी से बता रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। जैसे मैं आगरा रहता हूँ है ना, और मैं कभी बाजार जाता हूँ या फिर जगह कहीं घूमने फिरने जगह किसी जरूरी काम वगैरह से, जैसे मोहल्ले वगैरह में से, तो जो मोहल्ले वगैरह में दुकान होती है ना आसपास लोकेलिटी की, तो वहां से तो हम अपने डेली के सामान फामान ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी वो महीने का राशन लेने जो जाना होता है कि उसमें गेहूं का आटा भी लेने जाना है और तेल भी लेने जाना है और घी भी लेने जाना है, तो दुनिया भर के मिर्च मसाले वगैरह, तो उसके लिए विशाल मेगा मार्ट वगैरह जैसे रिलायंस या विशाल मेगा मार्ट ऐसे जाना पड़ता है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो एक स्टूडेंट जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है भाई, वो हमें पहचान लेता है कि भाई ये तो दिग्विजय है। तो जब वो स्टूडेंट हमें पहचान लेता है ना और वो ऐसे मेरी तरफ देखता है, मैं तुरंत पहचान लेता हूँ कि ये जरूर मुझसे पढ़ते होंगे। आप कहेंगे कैसे? देखिए इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप पहचान लेते होंगे? नहीं, मैं इसलिए नहीं पहचान लेता, मेरी तरफ तो और लोग भी दिखते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, और भी लोग देख रहे होंगे मेरी तरफ, लेकिन मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं पहचान लेता हूँ ये स्टूडेंट है। आर्थिक स्थिति कैसी? आर्थिक स्थिति बेचारी ठीक है, तो वो ऐसी आर्थिक स्थिति कि वो साफ दिखता है कि दो वक्त का खाना बड़ा मुश्किल से इसको नसीब होता होगा इस बच्चे को। ठीक है, दो तीन जोड़ी से ज्यादा इसके पास कपड़े होंगे नहीं। ठीक है, कोई बेचारा बहुत छोटे से गांव से या किसी कस्बे से आया हुआ होगा, पिताजी किसान होंगे, जैसे तैसे पढ़ पा रहा है और मेहनत कर रहा है। ठीक है, वो अलग पहचान में आ जाता है। देखिए ये हकीकत बात है मेरे प्यारे बच्चे। तो अब ठीक है वो जो बंदा है ठीक है, जो मैं जिसको पहचान लेता हूँ कि हाँ ठीक है ये बच्चा वो है ये है, ठीक है वो क्यों कर रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी? बताओ वो क्यों कर रहा है इसकी तैयारी? वो इसलिए कर रहा है वो अपने हालात बदल सके मेरे भाई, वो इसलिए कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि वो जो दो तीन चार पांच जोड़ी जो कपड़े हैं ना उनको वो 20-25 जोड़ी में कन्वर्ट कर सके। वो जो दो वक्त का खाना खा रहा है ना मुश्किल से ठीक है रोटी और चटनी के साथ, वह उसको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट के खाने इसके रूप में उसको बदल सके, या अच्छे मील के रूप में बदल सके वो उसको। ठीक वो जो आज ठीक है पैदल घूम रहा है ना इधर से उधर, कि चलो ठीक है शाम को थोड़ा बहुत घूम लेते हैं मूड फ्रेश हो जाएगा, पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े हैं, तो वो इसलिए बदल रहा है कि कल को वो बाइक ले सके, बाइक से वो एक महंगी कार ले सके। ठीक है वो इसलिए, ठीक है तो ध्यान रखना। और वो इसलिए अपनी ये कोशिश कर रहा है। अगर राज्य ने उसको रोकने की कोशिश की कि नहीं ठीक है हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको भी कुछ फंडामेंटल राइट प्राप्त है। तो मेरी बात समझ में आ गई, फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है? राज्य के अगेंस्ट व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं जिससे कि व्यक्ति सभी प्रकार की असुरक्षाओं से मुक्त होकर, जिससे कि व्यक्ति सभी प्रकार की असुरक्षाओं से मुक्त होकर अपना सर्वांगीण विकास कर सके। ठीक है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स अगेन। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे, देखो यहां पर सब लोग ध्यान रखना, राष्ट्रपति पर महाभियोग। मैं फिर से बता दे रहा हूं, मेरी बात ना आई समझ में तो फिर से एक बार सुन लेना। राष्ट्रपति पर महाभियोग
इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग बेटा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है बच्चे, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि महाभियोग के माध्यम से हमारे यहाँ केवल एक ही व्यक्ति अपने पद से हटाया जाता है, वह राष्ट्रपति। अब आप लोग पढ़ते हैं कि जैसे ठीक है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील हैं, सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजेस हैं, ठीक है, शायद एससी वर्मा नाम है उनका, ऐसे कुछ। तो वो ये वही है कि जिनके घर में बहुत सारे, ठीक है, जिनके घर में आग लग गई थी तो बहुत सारी नोटों की गड्डियां मिली थी, ठीक है, लगभग ठीक है 500-600 करोड़ रुपए रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे नोट उसमें जली हुई अवस्था में पाए गए थे। ये सब वो उनके ऊपर फिर जो है ना अभी एक इंक्वायरी वगैरह बैठी है और उसके आधार पर ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मतलब उनको उनके पद से हटाया जाएगा। तो उनको जब उनके पद से हटाया जाएगा, वो हाई कोर्ट के हैं या ठीक है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं बच्चे, मान के चलिए अभी तो वो हाई कोर्ट के हैं, मतलब कोई हाई कोर्ट का वकील जज है या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है। तो अगर उसे उसके पद से हटाया जा रहा है तो कई बार न्यूज़पेपर वाले लिख लेते हैं उसके अगेंस्ट महाभियोग। कई बार न्यूज़पेपर वाले ये गलतियां कर देते हैं, वो उस प्रक्रिया को महाभियोग नाम दे देते हैं, इम्पीचमेंट नाम दे देते हैं। वो गलत है, सरासर गलत है। महाभियोग की प्रक्रिया से केवल एक ही व्यक्ति को उसके पद से हटाया जा सकता है, वो राष्ट्रपति है। ठीक है, इस बात को मैं दावे के साथ, इस बात को मैं ठोक कर लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। और अगर कभी भी किसी एग्जाम में पूछ लिया कि महाभियोग की प्रक्रिया से किस किस को हटाया जाता है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को शामिल कर लिया, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा कि मैं उस आयोग के अगेंस्ट बच्चे केस कर दूंगा। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। कई किताबों में भी लिख दिया, बस समझ में आ रही है, कई बुक में भी लिखा है, परीक्षा वाणी वगैरह में, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है कि उनको उनके पद से महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। तो ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, इन्होंने ज्यादा रिसर्च की नहीं, बिल्कुल खुली में बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलिए, तो राष्ट्रपति पर केवल हमारे यहाँ एक ही संवैधानिक पद है जिनको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, और वो महाभियोग की प्रक्रिया एक्चुअली हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ठीक है, सबसे कठिन प्रकार की प्रक्रिया होती है हमारे पूरे संविधान में, अगर सबसे कठिन कोई प्रोसेस है तो वो महाभियोग की प्रक्रिया है, इन टर्म्स ऑफ जिसमें सर्वाधिक मात्रा में हमें वोटों की आवश्यकता होती है दोनों ही सदनों से, दोनों ही सदनों से। ठीक है, चलिए ये बात आप आगे चल समझेंगे। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा भैया हमने उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया। उपराष्ट्रपति का पद, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया भैया? उपराष्ट्रपति का पद बोलो मेरे साथ, बोलो कहां से लिया उपराष्ट्रपति का पद? हमने अमेरिका के संविधान से लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल। ठीक है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल जरूर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल जरूर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल की प्रोसेस को महाभियोग, इम्पीचमेंट नहीं कहेंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, जज की पद मुक्ति, पद मुक्ति, रिमूवल ऑफ, रिमूवल प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये हमने नो डाउट अनडाउटेडली ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन इसको इम्पीचमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, चलो, लेकिन इसको इम्पीचमेंट नहीं कहेंगे, हम यहां लिख सकते हैं। अच्छा, इसको भी हम यहां पर कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे यहां से लाओ, यहां से लाओ इस चीज को और यहां उठाओ ना, यहां उठा के रखो। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिया जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो क्यों हम, ठीक है, चीजों को बच्चे कंजेस्टेड कर रहे हैं ना। क्यों हम चीजों को कंजेस्टेड कर रहे हैं? ठीक है, आइए अब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, इसके अलावा ठीक है, देखो प्रस्तावना का विचार, सबसे पहले अमेरिकी संविधान निर्माता ही थे जिन्होंने एक लिखित संविधान बनाया, और उस लिखित संविधान में
प्रस्तावना को मतलब प्रियम्बल को शामिल किया। सबसे पहले अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, डेवलपर्स या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आप कह सकते हैं, संविधान निर्माता ही थे जिन्होंने, ठीक है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने प्रियम्बल को भी शामिल किया। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल होता है जैसे, ठीक है, जब आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, आप कौन हैं, तो मुझसे किसी ने पूछा कि जी, देखिए आपकी तारीफ, आपका परिचय, तो मैं बोलूंगा कि मेरा नाम दिग्विजय प्रताप सिंह है और मैं अलीगढ़ के एक छोटे से गांव ओगीपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी, ठीक, का नाम श्री, ठीक है, रामनिवास सिंह चौहान जी है, मेरी माता जी श्रीमती स्नेह सिंह चौहान है, और जी मैं जो है ना, मैं इस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ और वर्तमान में मैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट को पढ़ाने है ना। तो मैंने अपने बारे में बताया, तो ये जो आपने सुना, इसको सुन के आपने मेरे बारे में अंदाजा लगा लिया कि मेरी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी रही होगी, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी होगी, ठीक है, चूंकि मैं एक एजुकेटर हूं तो वर्तमान में, ठीक है, मेरी पृष्ठभूमि क्या होगी, कैसी होगी, मेरा पॉलिटिकल, मेरा इकोनॉमिकली, मेरा सोशल अफेयर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, तो आपने अंदाजा लगा लिया मेरे बारे में मेरा परिचय जानकर। तो ठीक वैसे ही प्रस्तावना, जो प्रियम्बल होती है, प्रियम्बल इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ होल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रस्तावना पूरे संविधान का एक परिचय है, ठीक है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि आप जो है ना मार्केट में कोई बुक लेने गए, और जब आप मार्केट में कोई बुक लेने गए, देख तो आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है कि वो बुक कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है, आपने बस ये पढ़ रखा है कि हाँ ठीक है, अच्छी है, ठीक है, अच्छा कंटेंट है। तो आप उस बुक के बारे में अगर सब कुछ जानना चाहते हो बहुत कम समय में, तो आप, ठीक है, उसके प्रियम्बल को पढ़ोगे, आप लेखक के शब्दों को पढ़ोगे कि लेखक ने इन शब्दों में क्या बोला है, तो लेखक साहब इन शब्दों के माध्यम से बोल रहे होंगे, अपने शब्दों के माध्यम से लेखक साहब बता रहे होंगे कि भाई मेरी ये जो पुस्तक है ये इन इन पाठक वर्गों को संबोधित है, ठीक है, मेरी इस पुस्तक में इन इन तत्वों का समावेश किया गया है, और मैं अपनी इस पुस्तक को, ठीक है, इन्हें क्रेडिट करना चाहता हूं, मैं अपनी पुस्तक का, ठीक है, इनको श्रेय देना चाहता हूं। अब जैसे कोई अपनी माता जी को श्रेय देते हैं, कोई अपनी पत्नी को श्रेय देते हैं, कोई अपने पिताजी को श्रेय देते हैं, कोई अपनी दादी जी को श्रेय देते हैं, तो ऐसे करके मेरे प्यारे बच्चे जो है ना, ठीक है, श्रेय दिया जाता है। ये बस समझ में रही है, तो ऐसे करके श्रेय दिया जाता है, तो श्रेय अलग अलग लोगों को हम लोग देते हैं, तो वो सब जो है ना प्रस्तावना में लिखा हुआ होता है। तो आप कुछ इस तरह से समझिए, जैसे मान के चलिए कि जब मार्केट से कोई बुक लेने गए और उस बुक के बारे में आपको ओवरऑल सब कुछ जानना है बहुत कम समय के अंतर्गत, तो आप उसकी प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी, इसमें इसकी क्या क्या विषय वस्तु होगी, ये किस किस पाठक वर्ग के लिए है, और इसका कंटेंट क्या है। जैसे सपोज डेट, अब तो नहीं है खैर, अब तो ठीक है सब, ठीक है, इंस्टाग्राम जैसे फूहड़ मनोरंजन के साधनों का लोग यूज करने लगे। अब हम भी इंस्टाग्राम पे क्या करें, मजबूरी है। अब एक टीचर को एक टीचर बनने के लिए सोशल मीडिया पे आना पड़ता है मेरे भाई, नहीं तो उसे कोई नहीं जानना। आप सोच के देखो, ठीक है, आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं एक आपको ईमानदारी की बात बताता हूँ, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा हम इतने अंधे हैं, सच में हम इतने अंधे हैं कि हमारे पास बहुत बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत विद्वान लोग, जिन्होंने हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में बहुत गहन स्टडी की है, बहुत जाने माने अपने अपने विषयों के पारंगत लोग हैं, लेकिन क्योंकि वो सोशल मीडिया पे नहीं है तो हम उनको नहीं जान पाते। और ऐसे किसी एक विद्वान ने मेरे बारे में कोई टिप्पणी कर दी कि ये पॉलिटी गलत पढ़ा रहा है, मतलब कोई पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े प्रोफेसर है, और उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर इसने गलती की, और मेरी फैन फॉलोइंग है, आप उल्टा उन्हीं को गरियाने लग जाओगे कि तू कौन है बे, तू जानता ही क्या, ये हमारे दिग्विजय सर हैं? बस मुझ में रही, जबकि दिग्विजय सर की जितनी उम्र है ना बेटा, उससे ज्यादा तो उन्हें, ठीक है, उस विषय में अध्ययन करने का अनुभव है, उस विषय में रिसर्च करने का अनुभव है जितनी मेरी उम्र है। लेकिन फिर भी आप समझ पा रहे हो ना इस बात को, तो ये हमारा दुर्भाग्य है एक्चुअली। चलो, ठीक है सर, ये बात क्लियर हुई, यहां तक समझ में आया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो अब मैं आगे किस पर बात कर रहा था, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज का रिमूवल, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे विचार, तो प्रस्तावना का विचार समझ में आ गया, ये प्रस्तावना का विचार, आइडिया, कॉन्सेप्ट, क्योंकि सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले भी अमेरिकी थे, तो इसलिए हमने लिखित संविधान भी यहीं से लिया बाबू, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान का आदर्श भी हमने यहीं से लिया।
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का आदर्श भी हमने यहीं से लिया। और मेरे प्यारे बच्चे हमने यहां से क्या लिया? द आइडिया एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रियम्बल, प्रस्तावना का विचार। आइडिया और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल। आइडिया एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का विचार हमने यहां से लिया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चे? तुमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया, हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया, ठीक है, हमने द आइडिया एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल, हमने प्रस्तावना का विचार लिया, ठीक है, और हमने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल ये सब लिया। इसके अलावा देखिए हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो ठीक है ना, लिबर्टी और सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी है, वो भी हमने यहीं से लिए है ना भैया? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है, आप कह सकते हैं लिबर्टी एंड सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। बेटा साथ के साथ याद हो रहा है ना? बात समझ में आ रही है? तो लिबर्टी एंड सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी हमने कहां से ली है? हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। अब इसमें क्या क्या आता है? जैसे मैंने बोला कि मेरे पास अधिकार है, तो आप बोलोगे तो सही, बता दो सही भाई तेरे पास क्या अधिकार है? ऐसे थोड़ी नहीं कि मेरे पास अधिकार है, अधिकार है। हाँ, मेरे पास अधिकार है, कुछ नहीं है भैया मेरे पास। मेरे पास समझ में नहीं, तो अधिकार अगर है, लेकिन मेरे पास अगर किसी चीज की स्वतंत्रता है तो उसको एक्सप्लेन तो करो कि मेरे पास किस चीज की स्वतंत्रता है। अगर न्यायपालिका के पास सर्वोच्चता है तो वे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि हाँ न्यायपालिका के पास स्वतंत्रता है, न्यायपालिका सर्वोच्च है ना? तो इसमें दो चीजें हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, और दूसरा जुडिशियल सुप्रीमेसी। शायद मैंने कल भी बताया था आपको, सक्रियतावाद, जो मैंने एक आंदोलन का जिक्र किया था कि हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। मीडिया ने आंदोलनकारियों की इमेज को झुठलाने के लिए, उनकी इमेज को खराब करने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी रट ली कि भाई ऐसा हुआ था कि रात के समय में 5 युवतियां एक कार से जा रही थी और इन आंदोलनकारियों ने उन युवतियों के साथ रेप किया उनका। उन्होंने चूंकि जो है ना कहीं ये एफआईआर लिखवाई है अपने नाम को गुप्त रखते हुए कि उनके नाम को गुप्त रखा जाए, और प्लस जो है ना उनके जो कपड़े हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, और मीडिया वालों ने खूब चलाया। आंदोलनकारी अपनी जगह ठीक थे, अपनी जायज मांगों के लिए वह आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, वो धरना दे रहे थे, लेकिन एक मिनट में बेटा पूरे देश के अंदर आंदोलनकारियों की देखिए कैसी छवि बन गई। अरे देखिए कितने गलत हैं, कितने बुरे हैं, कितने पापी हैं, 1 मिनट के अंदर ये छवि बन गई। बात समझ में आ रही है? तो ये हकीकत है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ये। अब जब ऐसी छवि बन गई तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा इस मामले की स्वतंत्रता से जांच की जाए, ठीक है, और ये देखा जाए कि क्या ये मामला वास्तव में सही है या गलत। तो ये सब हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन पे, आयरलैंड के संविधान पर। आयरलैंड का संविधान, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा मन करता है कि इस बैच को मैं पढ़ाता रहूं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, टाइम पता नहीं चलता। 10:40 हो गए यार, बताओ, 40-45 मिनट हो गए और ऐसा लग रहा है अभी 10 मिनट पहले ही ये इस लेक्चर स्टार्ट किया है। आयरलैंड का संविधान। अभी जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है मेरे प्यारे बच्चे, आयरलैंड का जो संविधान है, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप आयरलैंड नहीं लिखेंगे, आप आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। तो बच्चे जो आयरलैंड का संविधान है वहां से हम सब जानते हैं कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने राज्य की नीति के निर्देशक तत्व लिए हैं। एक तो बेटा ये निर्देशक तत्व हैं राज्य की नीति के, किताबें आधी से ज्यादा गलत लिखती हैं। नीति के निर्देशक तत्व हैं, निर्देशक, ठीक है ना? निर्देशक का मतलब होता है डायरेक्टिव, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ
स्टेट पॉलिसी। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है जी, तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व ये है। अब ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व होते क्या हैं, हमें ये समझना है। देखो, राज्य पर संविधान ने कुछ कर्तव्य आरोपित करे हैं, ठीक है। अब राज्य पर राज्य क्या है, तो वो बात आपको तभी पता चलेगी जो जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे कि राज्य कौन है, राज्य क्या है, ठीक है। ये राज्य नाम की जो विषय वस्तु है कहाँ से आई है, आपको तभी पता चलेगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब जब आप, ठीक है, डीपीएसपी को पढ़ेंगे। तो हमारे संविधान ने राज्य पर कुछ कर्तव्य आरोपित किए हैं, मतलब राज्य के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि राज्य ये करेगा नागरिकों के लिए, राज्य वो करेगा नागरिकों के लिए, राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा, मतलब इस तरह की चीजें, जिससे कि नागरिकों का कल्याण हो सके, राज्य नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित किया जा सके, नागरिकों के लिए लोक कल्याण को स्थापित किया जा सके। तो इसलिए मतलब कि, ठीक है, हमारे देश के नागरिकों के लिए लोक कल्याण को स्थापित किया जा सके, हमारे देश के नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय को स्थापित किया जा सके, हमारे देश के नागरिकों के हितों की समृद्धि के लिए, ठीक है, ये काम किए जा सके। तो इसलिए जो है ना बच्चे, राज्य पर हमारे संविधान ने कुछ कर्तव्य आरोपित किए हैं। और ऐसा ही नहीं बच्चे कि संविधान ने केवल हमारे राज्य पर ही कर्तव्य आरोपित किए हैं, भैया संविधान ने हम पर भी कुछ कर्तव्य आरोपित किए हैं कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के आधार पर हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। तो जो हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारा, ठीक है, देश के नागरिक होने के आधार पर, तो वो मौलिक कर्तव्य हैं, वो फंडामेंटल ड्यूटीज है। बात समझ में आ रही है, वो मौलिक कर्तव्य है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये बात समझ में आ रही है। और नागरिकों के अपने कुछ कर्तव्य हैं, वे फंडामेंटल ड्यूटीज है, और राज्य के अपने कुछ कर्तव्य हैं नागरिकों के हित में, जिससे नागरिकों के हितों की समृद्धि हो सके, तो वह डीपीएसपी है, वो राज्य के निर्देशक तत्व है नीति के, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने यहां से ली। इसके बाद हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यहां से ली है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यहां से ली है। इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा बेटा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार की प्रक्रिया से होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो ये हमने यहीं से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार की प्रक्रिया से होगा, किस प्रकार की प्रोसेस से होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में मेरे प्यारे बच्चे ये ध्यान रखना कि जो निर्वाचन की पद्धति है कि निर्वाचन किस किस के आधार पर होगा, तो वो हमने यहीं से ली है, आयरलैंड के संविधान से लिए। तो वो कैसी पद्धति है, कैसा है, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान और गुप्त रीति से होगा। तो मतलब इसकी एक अपनी पद्धति है, इसकी अपनी एक रीति है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वह एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष मतदान, गुप्त रीति। अब ये है क्या, मैं तब पढ़ाऊंगा जब राष्ट्रपति आएगा, मैं तब पढ़ाऊंगा जब राष्ट्रपति आएगा, ठीक है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हमने यहां से ली है। और बच्चे, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ना, आर्टिकल 80 क्लॉज 1 के अंतर्गत राज्यसभा में राष्ट्रपति जी 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, और वो 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से आते हैं। वो कहां से आते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से, ठीक है। तो ध्यान रखना, राज्यसभा में सभा में सदस्यों का, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, समझ में आ गया भैया। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, और वह 12 सदस्य जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से आते हैं, वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं, एक्चुअली वो हमने आयरलैंड के संविधान से ही लिए हैं, ठीक है। अब एक और बात ध्यान रखना है आपको, डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में थे, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से आयरलैंड ने लिए।
तो ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में थे, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बेटा ये आयरलैंड ने लिए, और फिर आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ले लिए। ठीक है, तो एक्चुअली हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, हमने स्पेन से नहीं लिए। हाँ, आयरलैंड वालों ने स्पेन की कॉपी की थी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? और आयरलैंड से हमने ले लिए, तो हमने तो एक्चुअली आयरलैंड से लिए है। ठीक है, लेकिन ये जो इनका मूल कॉन्सेप्ट है, जो इनका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी का, वो स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ठीक है, अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप बता देना। और वैसे कभी भी एग्जाम में आप कहते हैं ना कि सर एग्जाम में आ गया तो हम क्या करेंगे, आपको एग्जाम से मतलब आपसे, आपको थोड़ी ना कभी कोई पूछे तो आप आयरलैंड का संविधान ही करेंगे, संविधान ही करेंगे, आप आयरलैंड के संविधान को ही लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। और कनाडा का संविधान, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कनाडा के संविधान से मैं आपको बता दूं कि हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से वो एलिमेंट लिए हैं, हमने कनाडा के संविधान से बाबू वो तत्व लिए हैं, ठीक है, जो तत्व संघ और राज्यों में संघ को मजबूत बनाते हो। ठीक है ना, जो केंद्र और प्रांतों में केंद्र को मजबूत बनाते हो, जो केंद्र की मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करते हो, तो ऐसे प्रोविजंस एक्चुअली हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, हमने कनाडा के संविधान से लिए हैं। सपोज दैट मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे संघीय व्यवस्था हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली। बोलो हाँ, मैंने बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि संघीय व्यवस्था हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली है, लेकिन इस संघीय व्यवस्था में मजबूत कौन है? राज्य या केंद्र? बोलो, इस संघीय व्यवस्था में ताकतवर कौन है? राज्य या केंद्र? आप कहेंगे सब केंद्र। तो जी हाँ, ये व्यवस्था हमने कहां से ली? ये व्यवस्था कनाडा से ली कि संघीय व्यवस्था में केंद्र का मजबूत होना, एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है ना, फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर। ठीक है, फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर, एक सशक्त केंद्र के साथ, एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली हमने कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र मतलब सीधे सीधा कनाडा के संविधान में आप जो भी देखोगे उसमें पाओगे कि केंद्र शक्तिशाली है प्रांतों की तुलना में। तो अवशिष्ट विषयों का केंद्र में निहित होना, ये क्या है साहब? इसे भी समझाता हूं। अवशिष्ट विषयों का केंद्र में निहित होना, मेरे प्यारे बच्चे, तीन विषय होते हैं। ठीक है, तीन विषय होते हैं, एक संघीय विषय, ठीक है, एक राज्य के विषय और एक समवर्ती विषय। मतलब इनकी तीन सूची है, थ्री लिस्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। और ये जो थ्री लिस्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, ऑल वी नो दैट कि हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं, है ना, हम सब जानते हैं। तो जैसे संघ सूची में 100 विषय हैं, उन 100 विषयों पर संसद कानून बनाएगी, और जो संघ का मंत्री परिषद है, जो संघीय मंत्री परिषद है बेटा, वह उन कानूनों को लागू कराएगा और उन कानूनों के आधार पर शासन करेगा। ऐसी राज्य सूची में 61 विषय हैं, तो उनपे जो राज्यों के विधानमंडल है, 28 राज्यों के विधानमंडल, वह उन्हीं विषयों पर कानून बना सकेंगे। ठीक है, और उस राज्य का जो मंत्री परिषद है वो उन कानूनों को लागू करेगा, उनके आधार पर शासन करेगा। हम बोतल से बूंद लगाने में पानी पीने में जो मजा आता है है ना यार, मुझे बहुत मजा आता है। मुझे पे कई बार डांट पड़ चुकी है, मम्मी आज भी टोक देती है कि तू बड़ा हो गया इतना, है? शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन तू ये बच्चों वाली हरकत कब छोड़ेगा? मैंने कहा कुछ हरकतें ऐसी होती है जो छूटती नहीं है, अच्छी लगती है, मुंह बोतल से मुंह लगा के पानी पीना, मजा ही कुछ हो रहा है उस बात में। चलिए, तो अवशिष्ट विषयों का बेटा केंद्र में निहित होना, तो ये तीन विषय होते हैं। ठीक है, तीन विषय कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे दोनों ही कानून बना सकते हैं, संसद भी, राज्य का विधानमंडल भी। लेकिन दोनों के कानूनों में अगर कहीं से भी कोई भी मतभेद है, दोनों के कानूनों में जहां पर भी डिफर है, जहां पर भी बच्चे दोनों के कानूनों में भिन्नता है, तो स्वाभाविक सी बात है ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा, प्रांतों का नहीं। केंद्र के कानूनों को माना जाएगा, राज्यों के कानूनों को नहीं माना जाएगा। जैसे आपके और आपके पिताजी के बीच में वैचारिक मतभेद है, तो फिर पिताजी की बात मानी जाएगी, ठीक है, आपकी नहीं मानी जाएगी। पिताजी पिताजी हैं, केंद्र हमारे यहाँ पे बाप है और प्रांत हमारे यहाँ पर बेटे हैं। इस तरह का ट्रीट किया गया है
प्रांतों के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं, अगर आप अंदर तक पढ़ो तो। अब यहाँ पर आप समझना, तो यहाँ पर बोला है अवशिष्ट विषयों का केंद्र विनिहित होना, तो यार ये कौन से विषय हो गए? हमने तो 3 ही विषय सुने थे, संघीय विषय, राज्य के विषय और समवर्ती विषय। तो भैया ये 3 विषयों के अलावा एक चौथा विषय ऐसा है अवशिष्ट विषय, इसको कहेंगे रेजिड्यूरी सब्जेक्ट या रेजिड्यूरी पावर्स। मतलब जिन बातों का उल्लेख ना संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, तो अवशिष्ट विषय। मतलब जब हमारा संविधान बना था, बताएंगे जब हमारा संविधान बना था मेरे प्यारे बच्चे, देखिए उस समय क्या कोई इंटरनेट जैसी व्यवस्था थी? नहीं थी। जब इंटरनेट जैसी व्यवस्था नहीं थी तो क्या साइबर क्राइम होते थे? नहीं होते थे। और जब साइबर क्राइम नहीं होते थे मेरे प्यारे बच्चे, तो भाई हमारे संविधान निर्माताओं को क्या ही पता होगा? ठीक है, इंटरनेट ही नहीं था, ना साइबर क्राइम होते थे, तो उन्होंने साइबर लॉज को, साइबर क्राइम को, इंटरनेट संबंधी रेगुलेशन को ना तो संघ सूची में रखा, ना ही संघ राज्य सूची में, ना ही समवर्ती सूची में। तो ऐसे विषयों को हमने किस में शामिल किया? अवशिष्ट विषयों में शामिल किया। ऐसे विषयों को हमने अवशिष्ट विषयों में शामिल किया, ठीक है ना। तो अवशिष्ट विषयों का केंद्र में निहित होना, ठीक है, इसको रेजिड्यूरी पावर्स, ठीक है ना। रेजिड्यूरी पावर्स विल बी हेल्ड इन सेंटर। तो अवशिष्ट विषय किसके पास होंगे? केंद्र के पास होंगे। समझ में आ गया? तो जिन विषयों का उल्लेख ना संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, तो उनको हम क्या कहेंगे? अवशिष्ट विषय कहेंगे उनको, ठीक है। बोलो है ये बता ही समझ में? ऐसे बहुत सारे नियम कानून हो गए, बस समझ में आ रही, जो उस समय नहीं थे और आज वर्तमान में और आज भी। देखिए जो बहुत सारे विषय ऐसे हैं ही नहीं जिन्हें आप जान भी नहीं सकते, जो आपकी कल्पना से परे हैं। वो हो सकता है कि आपके बुढ़ापे तक, ठीक है, ऐसे विषय आ जाए। अभी आप, ठीक है, आपके हाथ में ये फोन होता है मेरे प्यारे बच्चे अभी, और जब तुमने वॉलपेपर तो नहीं देख लिया तो अभी आपके हाथ में फोन होता है, आपको आश्चर्य होता है। अब सॉरी, मतलब अभी आपके हाथ में फोन होता है तो आपको क्या ही आश्चर्य होता है? माफ करना, क्या ही आश्चर्य होता है? ठीक है, फोन है, ठीक है, फोन पे आप वीडियोस देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, गेम कर रहे हो, ये सब कर रहे हो फोन पे। लेकिन क्या आपके दादाजी ने कभी कल्पना की थी कि ऐसी भी कोई डिवाइस आएगी कि आदमी यहाँ बैठ के अमेरिका में बात कर लेगा, वो भी आमने सामने दिखा देगा कि आज हमारे यहाँ देखो बर्गर बना है, वो कहेगा आज हमारे यहाँ देखो बाजरा की रोटी बनी है। देखिए उन्होंने कल्पना की थी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी जिन चीजों की आज हम कल्पना नहीं कर रहे, भविष्य में वो होंगी। ठीक है, तो वो जो भी भविष्य में चीजें होंगी, उनसे संबंध में जो भी कानून बनेंगे, अगर उनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में नहीं है, तो वो अवशिष्ट विषय है। आ जाई बात समझ में? एक बच्चा बहुत प्यारा कमेंट कर रहा है कि सर आज पहली बार मुझे, ठीक है, ये सारी चीजें याद हुई हैं, नहीं तो हमेशा रटनी पड़ती थी। अरे मैं हूं यार। ठीक है, अब इसके बाद अगला है केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, बस अभी खत्म कर रहा हूं बेटा। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, तो बेटा राज्यपाल 2 काम करता है। राज्यपाल 2 काम करता है, एक बात समझ लेना। एक तो राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है राज्यों में, मतलब केंद्र का एजेंट, सीधा सीधा बोल रहा हूं। एक तो वो केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है राज्यों में। दूसरा, बोला गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी, तो वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का मुखिया भी है। जैसे राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का मुखिया है, वैसे ही राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का भी मुखिया है। ठीक है, तो केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। और लास्ट है, देखिए ऐसा करके भी केंद्र बेटा राज्यों पर कंट्रोल स्थापित करता है। भाई मैं अगर अपना कोई मेंबर तुम्हारे घर में भेज दूं, तो स्वाभाविक सी बात है तुम्हारे घर पे ऑटोमेटिकली मेरा कंट्रोल हो जाएगा। यही बेलीजली की सहायक संधि थी 1799 में। बेलीजली सहायक संधि में क्या करता था? ये तो करता था, अपनी सैनिक टुकड़ी को किसी देसी राजा महाराजा की राजधानी में रखवा लेता था, ना युद्ध करता था, ना कुछ कर देता था, और ऑटोमेटिकली बच्चे उसके संपूर्ण राज्य पर अपनी सैनिक टुकड़ी रखवा के, और वेतन भी उसी राजा से दिलवाता था, उन सैनिकों का वेतन भी उसी राजा से दिलवाता था, और धीरे धीरे करके उसके राज्य पर अधिकार कर लेता था। ठीक है, ना युद्ध हुआ, ना खून की एक बूंद बही, ना संसाधन नष्ट हुए, ना हेडेक हुई, और धीरे धीरे हमने तुम्हें अपना बना लिया। ऐसे ही होता है एक कॉन्सेप्ट प्यार। देखिए प्यार में यही तो होता है, और क्या होता है जिसको कहते हैं ना हनी ट्रैप, तो हनी ट्रैप यही है। देखिए आप प्यार का झूठा दिखावा करो, धीरे धीरे आप उसमें उसको प्यार में, और फिर उससे सारी बातें पूछ लो, तो यही तो है। तो केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। और लास्ट है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, एडवाइजरी जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। अब देखो ये मैं आपको बता देता हूं, आर्टिकल 143 है परामर्शी न्याय निर्णय, समझना मेरे प्यारे बच्चे, आर्टिकल 143 है। अब ये जो आर्टिकल 143 है, देखिए इसमें राष्ट्रपति को ये राइट दिया गया है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से पूछेगा कुछ बातों को, देखिए जहां पर उससे डाउट है।
फिर सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या अधिकार है उनके केसेस में, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के जो परामर्शी न्याय निर्णय है वो एक्चुअली हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। तो आज भाई इतना ही हो सका, कराने को आज मैं ज्यादा भी करा देता, कोई बात नहीं है ना, इस टॉपिक को मैं खत्म भी करा देता, लेकिन ऐसे खत्म कराने से क्या फायदा कि जो आपके डाउट है वो मुझसे पढ़ने के बाद भी डाउट बने रहे, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, मुझे पता है हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, चलो थैंक यू सो मच, ठीक है, ढेर सारा प्यार आप सभी को। ठीक है, क्लास कैसी लगी मुझे बता दो बस आप लोग, अच्छी लगी? ठीक है, रोजाना क्लासेस अच्छी लगती हैं, बढ़िया लगती हैं रोजाना? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चे किसी को भी क्लास में किसी भी तरह की? वो तो मैं कह रहा आपके कमेंट से ठीक है पता करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है और आप ग्रुप में नहीं बोल सकते टेलीग्राम में, तो आप ठीक है ना इंस्टाग्राम पे बोल दो मुझसे, बस समझ में आ रही? आप टेलीग्राम पे बोल दो मुझसे, आप किसी और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझसे बोल दो पर्सनली, तो उसमें दिक्कत नहीं है।